आदाब, नमस्कार। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इसके 21वें बाब का दूसरा हिस्सा। वैसे बारिश की वजह से हमारा वाईफाई कनेक्शन अभी भी टूटा हुआ है। इसे अपलोड मैं कब कर पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं इस खुदनविश्त का दूसरा हिस्सा। उन्वान है इश्तिहारबाज फिल्मसाज। सुनिए, इश्तिहारबाज फिल्मसाज का दूसरा हिस्सा। मेरा इलाज हो रहा था तो रत्ना हमेशा आसपास रहती। अनुराग बढ़ता गया और दीना बलदेव की परेशानी भी। बात उन्हें हाथ से निकलती लग रही थी। ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया था। जिस चरसी फक्कड़ के लिए रत्ना थोड़ी सी बागी भी हो गई, उसके चुंगल से उसे छुड़ाया जाए। बीए कर लेने के इनाम में रत्ना को लंदन भेजने का प्लान बनाया गया। दरअसल इस उम्मीद से कि मेरी सोहबत से दूर वहां वेम्बली के किसी अच्छे गुजराती लड़के से उसकी मुलाकात हो जाए। इत्तेफाक से हुआ ये कि बेंगलोर में जिस महीने मेरी शूटिंग चली, बिल्कुल उन्हीं दिनों वो लंदन गई। तो रत्ना इंग्लैंड की ठिठुरती सर्दी, यार माफी देगा। तो रत्ना इंग्लैंड की ठिठुरती सर्दी में और मैं मज़े से बेंगलोर के पास मैसूर के रास्ते में बसे महिमा पूरा गांव गया अपनी चौथी फिल्म करने। एक होटल में 2 दिन गुजारने। एक साथ उन 3 खौफनाक खर्राटेबाजों से यहाँ साबिका पड़ा और सर मुड़ाने के बाद हम लोकेशन जा रहे थे जब गिरीश ने बताया कि कन्नड़ में पुजारी की भूमिका करने वाला फनकार लापता हो गया है। क्या मैं कन्नड़ में भी काम कर सकूंगा? मैं हिचक गया। उस जबान का एक लफ्ज नहीं आता था मुझे, पर ज्यादा पैसे पाने का वादा पाकर तसल्ली कर ली। कुलभूषण के खर्राटों के सबब कई शूटिंगों पर रातें मैंने जाग कर गुजारी थी, मगर इस बार बच्चूभाई की मदद के साथ अपने कन्नड़ फवायद याद करने की कोशिश में जागता रहा। उस फिल्म का हिंदी संस्करण गोधुली बिना किसी निशान के गायब हो चुका है, पर कन्नड़ में यह फिल्म कामयाब रही और आज भी मौजूद है। लेकिन उसमें मेरे गलत कन्नड़ तलफ़्फ़ुज़ को सुधार कर एक कन्नड़ भाषी अदाकार ने, लिहाजा उसमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे गलत कन्नड़ तलफ़्फ़ुज़ को सुधारा है उस कन्नड़ भाषी अदाकार ने। गिरीश और बी कारंथ ने मिलकर कुछ फिल्में बनाई थीं। फिर अपने दम पर एक फिल्म, और गालिबन एक दूसरे से अपने लगाव की गवाही देने के लिए एक बार फिर ये फिल्म साथ बना रहे थे। इसके बाद गिरीश ने एक ही फिल्म और बनाई और कारंथ ने कोई नहीं।
अहम किरदार कुलभूषण निभा रहा था। एक इंग्लैंड पलट जिसकी अंग्रेज बीवी पॉला लिंडसे के विचार गांव वालों के लिए कुछ ज्यादा ही जदीद साबित हो रहे थे। पाला, मैं और मां की भूमिका में लक्ष्मी कृष्णमूर्ति दोनों संस्करण में थे। तीनों में कोई भी कन्नड़ नहीं बोलता था, क्योंकि पॉला को सिर्फ अंग्रेजी बोलनी थी और लक्ष्मी गूंगी बहरी बनी थी। सो उन दोनों को मेरी तरह कन्नड़ मुकाबले पर नींदें हराम नहीं करनी पड़ी। मैं रत जगह करके वो जुमले दोहराता रहता जिन्हें ना मैंने कभी सुना था और ना जिन्हें बोलने की आदत थी मेरी जबान। मानी जब दिमाग में ना बैठते तो रट्टा मारकर याद करता, फिर भी गड़बड़ होता रहता। कई साल बाद मैंने एक मलयालम फिल्म की और पता चला कि उसके मुकाबले कन्नड़ तो बच्चों का खेल है। मलयालम बोलने की कुछ दिन कोशिश करता रहा, फिर मुकालमे के बजाय संख्याएं बोलने लगा। लेकिन गोधूली के वक्त तो हमेशा अपने किरदार में डूबे रहना, उसका लिबास और मूड हर वक्त लादे फिरना, एक हाथ से घंटी बजाना, एक हाथ से पूजा की थाली घुमाना, तब्बू में लोहे की चारपाई पर सोना, नाश्ते में पेंसिल से नाम लिखा हुआ उबला अंडा खाना और पिद्दी बराबर रकम कमाकर काम करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। आखिर यूनिट में और भी लोग तो काफी मुश्किल हालात में रह रहे थे। गोया ये बात दिलो दिमाग में गोदने के लिए एक दिन अलग सुबह अपने प्रमुख लोकेशन पार्टी पहाड़ी की चोटी पर, आखिर यूनिट में और भी लोग तो मुश्किल हालात में रह रहे थे। गोया ये बात दिलो दिमाग में गोदने के लिए एक दिन अलग सुबह अपने प्रमुख लोकेशन पार्टी की चोटी पर, एक दिन अलग सुबह अपने प्रमुख लोकेशन पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर तक हल्के हल्के दौड़कर पहुंचने के बाद मैं जरा कुड़ रहा था कि नाश्ता आने में देर क्यों। इतने में मंदिर की तरफ आती पत्थर के लगभग 200 ऊंची ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों की तरफ से थकान से हाँपते और बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आई। देखा तो एक 16 बरस का स्पॉट बॉय, सामान से लदा सर पे आधा दर्जन कुर्सियां, एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे में कुछ प्याले, उसी ढाल पर चढ़ा आ रहा था जिसे मैंने बमुश्किल अपना ही वजन ढोते हुए तय किया था। 40 साल फिल्मों में काम करते हो गए मुझे और अलग तबके के कामगारों के बीच का ये भारी फर्क कई बार दिखा, पर वैसे आंख फाड़ देने वाले ढंग से कभी नहीं। 25 दिन की शूटिंग के बाद 15 रोज की फुर्सत मिली। हम बंबई वापस आए। शुरू में गंजे सर के सबब मैंने टोपी पहनना शुरू किया। फिर सोचा गंजा सर अच्छा खासा विकेट लगता है। आलेख पदमसी से बुलावा पाकर दिल को गर्माहट पहुंची। वो मोहम्मद बिन तुगलक पर मबनी गिरीश कर्नाड के नाटक को फिल्माने वाले थे। दिल्ली के 14वीं सदी के उस सन की सुल्तान ने अपने वालिद का कत्ल किया, तांबे के सिक्के चलाए और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की नाकाम कोशिश के बाद अपनी हुकूमत को मिट्टी में मिलते देखा।
अलैक बंबई के रंगमंच पर तुगलक अंग्रेजी में पेश कर चुके थे। इसे देखकर मैं बहुत मुतासिर नहीं हुआ था। तुगलक बने थे कबीर बेदी और लगता था हिदायतकार की दिलचस्पी नाटक के मुद्दों को उभारने से ज़्यादा बेदी साहब के तेल लगे मांस पुट्ठे दिखाने में थी। एक नखरीली खातून जो सौतेली माँ बनी थी बेदी साहब पर राल ऐसे टपका रही थी कि मुझे शक हुआ कि कहीं एडब से रैक्स तो नहीं देख रहा हूं। एनएसडी में मैंने अलकाजी के तुगलक की उर्दू पेशकश में 2 या 3 छोटे किरदार किए थे। मरकजी किरदार मुझे ना मिलना सरासर नाइंसाफी लगी थी मुझे, पर अपने आप को दिलासा दिया था कि तुगलक की फिल्म कभी तो बनेगी। अब वो बन रही थी। मुझे लगा कि कबीर बेदी उसमें पहले ही लिए जा चुके होंगे। फिर भी और बहुत से उम्दा रोल थे उस नाटक में। अलैक पदमसी उन दिनों इश्तिहारी दुनिया में गॉड कहलाते थे और उनकी सेक्रेटरी थी मिस पोप। गॉड का सेक्रेटरी पोप के अलावा कौन हो सकता है? फौरन ही गॉड के सामने पेश किया जाना पहला इशारा था कि इस मीटिंग में कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। एलेक्स से पहले मैं मिला नहीं था। उनके कुछ नाटक जरूर अच्छे लगे थे। जब तक मैंने विदेश में उनके मूल संस्करण नहीं देखे। उन्होंने कहा मेरे चेहरे का हड़ियलपन उन्हें पसंद है और मेरे जैसे शिद्दत वाले अदाकार की उन्हें तलाश है। हाल में मंथन देख चुके थे और मेरा काम बहुत अच्छा लगा था। काफी देर तक अगर मगर करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं उन्हें तुगलक के किरदार के लिए मुनासिब लगता हूं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा कहीं उसकी आवाज ना सुनाई देने लगे। कई लंबी सांसें लेकर थूक निकलने के बाद मैंने गॉड की बातों पर फिर ध्यान दिया। वो कह रहे थे दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, वर्जिश शुरू करनी होगी और घुड़सवारी सीखनी होगी। अगर मुझे कबीर बेदी जैसा ही दिखना था, मैंने सोचा, तो उन्हें ही क्यों नहीं ले लिया। पर इस पर ज्यादा मगजमारी नहीं की। खुशी और जोश से मेरा कलेजा फटा जा रहा था। किसी को यह खुशखबरी सुनाने को जी चाहा, लेकिन अब तक पता चल चुका था कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यूं भी रत्ना के अलावा और कोई था भी नहीं जिसके लिए मानी ये खबर कोई मानी रखती। अब मुस्तकबिल पक्के तौर पर और भी दमक रहा था। दीना की उम्मीदों के शरीफ गुजराती लड़के से मिले बिना रत्ना लंदन से वापस आ रही थी और मुझे एक ऊंचे दर्जे की फिल्म में टाइटल रोल मिल गया था। उर्दू में बनने वाली थी, पर एलेक ने वादा किया कि आलमी पैमाने पर बनेगी। राजस्थान और ग्वालियर में शूटिंग की जाएगी और बहुत बड़ा बजट होगा। लेकिन कमाल ये कि जब मेरी फीस की बात उठती तो फिल्म का बजट सुकड़ जाता। तुगलक की सौतेली मां के किरदार के लिए सिमी ग्रेवाल को मुंतखब किया गया और जलाल आगा को दूसरे नायक अजीज के लिए।
गोधुली का काम जब तक पूरा हुआ, मंथन न सिर्फ ढेरों तारीफ बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी वसूल कर चुकी थी। जब मैं लौटा तो दोस्ती के फिल्मसाज राजश्री प्रोडक्शन का बुलावा मेरा इंतजार कर रहा था। राजश्री में से किसी ने श्याम की FTII में बनाई मेरी 20 मिनट की फिल्म हीरो देखी थी और उन्हें एक फटीचर आशिक के रूप में मुझे लेकर चैपलिन की सिटी लाइट्स फिर से बनाने की सूझी। स्क्रिप्ट पर काम जारी था, पर मुझसे पूछा गया क्या मैं राजी हूंगा। बात इस तरह से पेश की गई तो मैंने शर्त लगा दी कि शूटिंग एक ही दौर में मुकम्मल की जाए। वो फौरन मान गए, लेकिन फिलहाल मेरे सर पर तुगलक का भूत सवार था। मेरे बाल बढ़ रहे थे और जिम्नेजियम में हर सुबह बिला नागा कसरत करने से मेरे डोले भी। जो घुड़सवारी मैंने अलीगढ़ में सीखी थी, हर दूसरे दिन दोपहर बाद उसे भी चमकाने लगा। तुगलक के लिए मुझे कोई पेशगी नहीं मिली, पर अब मुझे खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। अब जब रत्ना और मैं साथ होते तो बिल अदा करने के काबिल भी हो गया था। कसरत काफी भारी पड़ रही थी और जिम के खर दिमाग उस्तादों ने न खुराक के बारे में कोई मशवरा दिया, न थकी मांसपेशियों को एक एक दिन नागा करके जो आराम दरकार था उसके बारे में बताया। इसलिए मेरे रोजमर्रा में हर रोज 2 घंटे तमाम मांसपेशियों की वर्जिश शामिल थी। कमीजें कंधों पर और पतलूनें जांघों पर तंग होने लगी और जल्द ही घुड़सवारी की थोड़ी बहुत काबिलियत भी वापस आ गई। 9 आमोज के दर्जे से मुझे तरक्की देकर अकेले रेस के मैदान में घोड़ा चलाने की इजाज़त मिली। नतीजतन एक दिन 30 मार खां बनकर लम्हे भर की लापरवाही से दौड़ते घोड़े से नीचे आन गिरा। रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा खिसक गया और 45 दिन तक न उठ सका, न करवट बदल सका। घोड़े से गिरते वक्त बस एक ही ख्याल दिमाग में आया कि ये गया तुगलक और वो आया बेड पैन। बहरहाल सेहतमंद होने में 6 माह लग गए। इस बीच तुगलक पर कोई काम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जब बुलाया जाता तो गौर के दफ्तर में हाजिर होना पड़ता। कुर्सी से पीठ टिकाए अपनी बकर दाढ़ी खुजलाते हुए मेरी काया जो काफी सुडौल हो गई थी देखकर धीरे सर हिलाते हुए खबर देते कि शूटिंग फिर मुलतवी हो गई है। गोविंद निहलानी का कहना था कि मैं अपनी नींद हराम ना करूं, शूटिंग शुरू होने में देर है। एलेक भले ही कुछ भी राग अलापे। गोविंद तुगलक की फोटोग्राफी करने वाले थे, कई फिल्में कर चुके थे, उन्हें फिल्म बनाने की सच्चाई मालूम थी। गॉड महज बड़े इश्तेहारबाज थे। एक साइक्लो स्टाइल प्रोग्राम भी उन्होंने सबको बांटा, जिसमें फिल्म की शूटिंग किस लोकेशन पर किस दिन और कितने दिन है, संकलन, डबिंग और री रिकॉर्डिंग की तफसीली तारीखियों का ब्यौरा, यहां तक कि पहली स्क्रीनिंग की तारीख, वक्त और जगह तक दर्ज थे। बॉबी अब आर्मर्ड कोर में था, मेजर था। किसी काम से अचानक बंबई आने पर उसे पता चला मैं अस्पताल में हूं तो मिलने टपक पड़ा।
खुशखबरी भी लाया था कि वो अपनी जाने मन से ब्याह के साथ जल्द निकाह करने वाला है और मेरी मौजूदगी लाजमी है। रत्ना मेरे भाइयों और भाभियों से मिल चुकी थी और इतने सहज ढंग से पेश आई थी कि बुलावे में उसे भी शामिल किया गया। आगा मामू बॉबी के लिए कोई और लड़की पसंद कर चुके थे और किसी से मशवरा किए बिना उसको ज़बान दे चुके थे। शर्मिंदा होना पड़ा तो उन्होंने न सिर्फ शादी को बॉयकॉट करने का फैसला किया बल्कि बॉबी को आग कर देने की भी धमकी दी। शादी अगर मेरठ में होती तो बंदूक लिए वहां भी पहुंच जाते। लिहाजा सबिया के एक चाचा ने मड आइलैंड पर अपनी कंपनी का एक बंगला किराए पर लिया और सारी रस्म वहां पूरी हुई। आगा मामू मुंह फुलाए रहे, लेकिन लगा वक्त के साथ पिघल जाएंगे। मेरे बाबा भी तो आखिर मान ही गए थे। बाबा और मेरे रिश्ते से कहीं ज़्यादा करीबी बॉबी का अपने वालिद से रिश्ता था और वो हमेशा फरमाबरदार, मिस्कीन, सर झुकाकर उनकी हर बात तस्लीम कर लेने वाला नेक फर्जंद रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने बाप की हुक्म उदूली की। अगर जैसा कि उनका दावा था आगा मामू बॉबी को मर्द बनाना चाहते थे तो उन्हें फख्र होना चाहिए था कि उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी मजबूत है। पर यह उनकी अना ये बात मान ही ना सकी। मरते दम तक उन्होंने बॉबी को माफ़ नहीं किया। अपनी ख्याली चोटों को सहलाते रहे। पोतों के सर पर हाथ रखना तो दूर, उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। उनकी राय हमेशा ये रही थी कि बॉबी पर मेरी सोहबत का बुरा असर है। पर अब थोड़ा सा नाम कमा लेने की वजह से मैं बॉबी का सच्चा दोस्त और रहनुमा बन गया था। उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि बॉबी को समझाऊं वो जल्दबाजी में ये अहमकाना कदम ना उठाए। मैंने ऐसे करने की तकलीफ़ नहीं की। रत्ना और मैं खुशी खुशी शादी में शरीक हुए, जिसमें बॉबी की बहन मुहिब और सबिया के वालिदैन के अलावा और कोई नहीं था। हो हुल्लड़, कान भराई, चुगलियों और तनाव से बहुत दूर सुकून भरी उस शादी की रस्म समुद्र के किनारे एक पहले दिन पूरी हुई। रत्ना और मैं पहुंचे तो लंबी दाढ़ी और बालों के सबब मुझे काजी समझ लिया गया। उस रोज हमने तय किया कि हमारी शादी भी समुद्र के किनारे होगी। भरा हुआ बदन अब पीठ की शफा में रुकावट डालने लगा, क्योंकि वर्जिश के बिना वजन भी बढ़ा और कमर पे चर्बी भी जमा होने लगी। तुगलक की शूटिंग इतनी दफ़ा टलकर अब तो बीरबल की खिचड़ी ही बन गई थी। लेकिन श्याम ने अपनी अगली फिल्म रस्किन बॉन्ड की कहानी और फ्लाइट ऑफ पिजन्स को बनाने का फैसला किया। इसका ताना बाना 1857 की जंग आज़ादी का था और मुझे रज़ाकार की भूमिका दी गई, तो तुगलक के लिए घुड़सवारी की जो महारत हासिल की थी इस फिल्म में काम आई। वैसे भी अलग की मुसलसल अड़ंगियों से आजिज आकर निर्माताओं ने उस फिल्म का डब्बा गोल कर दिया था। आंटी रेमिडेस मुझे कभी नींद से जगाया नहीं करती थी। लेकिन एक दिन सवेरे मेरे कमरे में हड़बड़ाई हुई एक तार देने आई। जहीर का भेजा हुआ तार था।
बाबा का इंतकाल हो गया। बाबा का इंतकाल हो गया। तदफीन कल सरधना में। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त का 21वें बाब का दूसरा हिस्सा। कल फिर आऊँगा और इस खुद नविश्त का 22वां हिस्सा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।